जर्नल हीट कंडक्शन इक्वेशन, मतलब कंडक्शन जो होता है ना उसमें जो जर्नल इक्वेशन आप लिख सकते हो एनर्जी की कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। वो हम पढ़ेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले आपको एनर्जी बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, एनर्जी बैलेंस वो सिंपल सा है, पर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक है, जस्ट आपके पास एक सिलेंडर है, उसके नीचे से 50 जूल हीट एनर्जी गई और ऊपर से निकली 30 जूल हीट। मतलब आपके पास एक सिलेंडर था, उसमें आपने नीचे से बॉटम का जो फेस था, जैसे कि ये सिलेंडर है, इसमें बॉटम से यहाँ से 50 जूल एनर्जी सप्लाई की और ऊपर वाले फेस से कितनी एनर्जी निकली? 30 जूल। तो इकट्ठी कितनी हो गई यहाँ पर? अगर आप कहोगे एब्जॉर्ब कितनी हुई या एक्यूमुलेट कितनी हुई, एक्यूमुलेशन बोलते हैं, एक्यूमुलेशन, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन कितना हुआ? 20 जूल का, है ना। चलो ये तो जब हुआ जब मैंने अंदर कोई भी चीज नहीं रखी। मतलब क्या मतलब, अगर मैं अंदर एक हीटर रख दूं, मैंने अंदर एक क्या रख दिया? हीटर, जो हीट जनरेट कर रहा है 40 जूल। तो अब अंदर टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी? टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी? एक्यूमुलेशन प्लस जनरेशन, है ना। जनरेट भी तो हो रही है अब, पहले सिर्फ इकट्ठी हो रही थी, पहले सिर्फ एब्जॉर्ब हो रही थी, अब जनरेट भी हो रही है। तो ये कितनी? 60 जूल। यानी अब क्या होगा? स्टोर्ड एनर्जी, जो अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किसकी होगी? जनरेट प्लस एक्यूमुलेट, है ना। S इज इक्वल्स टू G प्लस A। S stands for stored energy, G stands for generated energy, A stands for accumulation। एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है या एक्यूमुलेट हुई है वो A है, और जो जनरेट हुई है वो G है, और जो उसमें स्टोर हो गई, मतलब आपने 20 जूल एनर्जी इकट्ठी करवा दी, 40 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करवा दी, यह दोनों मिलकर ही तो एनर्जी टोटल स्टोर हुई होगी। टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हुई? जनरेट प्लस जो आपने एब्जॉर्ब करवाई, जो आपने इकट्ठी करवाई, जो आपने सप्लाई की, 20 प्लस 40, यानी स्टोर्ड एनर्जी किसके इक्वल होती है? जनरेट प्लस एक्यूमुलेशन के। तो इसी से अब हम एक जर्नल इक्वेशन लिखेंगे, जो आप समझते जाना। ठीक है, मान लो आपके पास एक क्यूब है या पैरेललोपाइप है, पैरेललोपाइप या क्यूब समझ लो। जैसे मैं बना देता हूं आपके लिए, यहां बना देता हूं, यही ठीक रहेगा। आपके पास एक क्यूब है जिसकी x एक्सिस के अलोंग डायमेंशन dx है, y एक्सिस के अलोंग डायमेंशन dy है। ये बना देते हैं, चलो यहां से बना देते हैं, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग डायमेंशन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। आपके पास एक क्यूब है जिसकी x एक्सिस के अलोंग यहां से लेके यहां तक की डायमेंशन dx है, x एक्सिस के अलोंग डायमेंशन dx है, y एक्सिस के अलोंग डायमेंशन dy है, और z एक्सिस के अलोंग डायमेंशन dz है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपके पास एक क्यूब है जिसकी x एक्सिस के अलोंग डायमेंशन dx, y एक्सिस के अलोंग dy, z एक्सिस के अलोंग dz डायमेंशन, या फिर x एक्सिस के अलोंग लेंथ dx, y एक्सिस के अलोंग हाइट dy, z एक्सिस के अलोंग डेप्थ dz, लेंथ, हाइट और डेप्थ। ठीक है, ये सब है, मतलब ये आपकी dz है, ये आपकी dy है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? इक्वेशन याद रखनी, S इज इक्वल्स टू G प्लस A, जनरेशन प्लस एक्यूमुलेशन। तो सबसे पहले जनरेशन पे काम करते हैं। ठीक है, जनरेट एनर्जी कितनी जनरेट होगी ये देखते हैं। मान लो QG, QG अपनी तरफ से मान ले क्या है? एनर्जी जनरेटेड, एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्या मतलब, आई समझाता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लो जो आपका क्यूब है ना, इसके अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में, वो है क्यूजी। क्यूजी मतलब क्यूजी क्या है? एक क्यूब के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में जो हीट जनरेट हो रही है वो क्यूजी है। या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में
एक सेकंड में जो हीट जनरेट हो रही है वो डायमेंशन में डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो। आप डायमेंशन मीटर में ले रहे हो, सेंटीमीटर में ले रहे हो, फुट में ले रहे हो। एक फुट क्यूब वॉल्यूम में, एक फुट क्यूब वॉल्यूम में एक सेकंड में जो हीट जनरेट हो रही है वो क्यूजी है। तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी क्यूब की? क्यूब की वॉल्यूम v आएगी, dx इंटू dy इंटू dz। ठीक है, तो एक वॉल्यूम में इन वन वॉल्यूम हीट कितनी जनरेट हो रही है? इन वन वॉल्यूम हीट जनरेटेड क्यूजी। तो v वॉल्यूम में कितनी जनरेट होगी? इन v वॉल्यूम हीट कितनी जनरेट होगी? मल्टीप्लाई कर देता हूं, dx इंटू dy इंटू dz। सिर्फ वैसे ही, ठीक वैसे कैसे? जैसे एक पेन 20 रुपए का है तो 10 पेन कितने के आएंगे? 200 रुपए के। एक 20 का तो 10 कितने के? 200 के, क्योंकि आपने कहा एक पेन 20 का है तो 10 कितने के आएंगे? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 200। वैसे ही एक वॉल्यूम में हीट है इतनी जनरेट हुई, और v वॉल्यूम में कितनी हीट जनरेट होगी? v से मल्टीप्लाई कर दो। v की वैल्यू क्या है? dx इंटू dy इंटू dz। ये है v वॉल्यूम में हीट जनरेट हुई एक सेकंड में। एक सेकंड में हीट जनरेट हुई इतनी, तो डी टाउ सेकंड में हीट जनरेट होएगी, एच जी मतलब हीट जनरेट। एक सेकंड में हीट जनरेट होती है इतनी, डी टाउ सेकंड में कितनी हीट जनरेट होएगी? क्यू जी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी टाउ। समझ गए? ये टाउ और जेड नहीं है। एक सेकंड में इतनी हीट जनरेट होती है, डी टाउ टाइम में कितनी हीट जनरेट होगी? डी टाउ सेकंड में कितनी हीट जनरेट होगी? डी टाउ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हीट जनरेटेड आ गई, हीट जनरेटेड तो निकल गई। मतलब इन 3 टास्क में से एक टास्क पूरा हो गया। अब 2 टास्क और पूरे करने हैं, वो भी करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रख लो, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब स्टोर्ड एनर्जी की तरफ चलते हैं। स्टोर्ड एनर्जी मैं आपको समझाता हूँ। स्टोर्ड एनर्जी का कंसेप्ट कुछ ज्यादा कठिन है नहीं। देखो, इंटरनल एनर्जी आपको पता होगा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? वैसे तो कई डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन सबको जो पता होती है कि इट इज द टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी, या फिर द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। एक बॉडी में जितनी भी टाइप की एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या और जितनी भी टाइप की एनर्जी, उन सबका जो सम होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितनी भी टाइप की एनर्जी उन सबका सम, वो होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, या एक डेफिनेशन जो है, जो बहुत कम बुक में मिलती है, वो ये है अच्छी डेफिनेशन कि एक सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लगती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। जैसे मार्कर था, ये मेरे पास था ही नहीं, इसको बनाने में मैंने जो एनर्जी खर्च करी वो इसकी इंटरनल एनर्जी है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिस्टम। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिस्टम फ्रॉम नोवेयर। एक सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लगेगी ना, वो इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो यानी कि जब मेरे पास ये सिलेंडर, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाया था, जब ये सिलेंडर बिल्कुल खाली था, जब के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी U1। अब जब मैंने इसमें 20 जूल एनर्जी इकट्ठी करवाई, 40 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करवाई, जनरेट करवाई, तो इसकी जरूरी बात है जो इसमें जो इंटरनल एनर्जी रही होगी, जिसमें जो एनर्जी स्टोर हुई होगी, इसके बाद जो टोटल एनर्जी इकट्ठी हुई होगी वो बढ़ी होगी, इंक्रीज हुई होगी, यानी चेंज हुई होगी। चेंज 2 टाइप हो जाता है, बढ़ना है घटना। हमें पता है हमने इसमें 60 जूल एनर्जी दी है तो बढ़ी ही होगी, यानी जिसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी वही होगी ना एनर्जी स्टोर्ड। पहले U1 थी, अब मान लो U2 हो गई, तो U2 माइनस U1 ही तो 60 जूल होगी। भाई पहले इसके पास 30 जूल थी इंटरनल एनर्जी, और 90 हो गई, मतलब 60 हमने दी, जो हमने दी वही तो स्टोर्ड हुई होगी। जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई 90, 30 से जो 90 हुई, जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई वही तो एनर्जी उसमें स्टोर्ड हुई। 90 माइनस 30, 60 ही तो उसमें हमने स्टोर्ड करवाई। यानी स्टोर्ड कैसे निकलेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी से। दोबारा समझो, इसके पास इंटरनल एनर्जी थी मान लो 10 जूल, और अब हो गई 70 जूल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ? 70 माइनस 10, 60 जूल। और 60 जूल तो हमने इकट्ठी करवाई है, हमने स्टोर करवाई, यानी स्टोर्ड एनर्जी किसके इक्वल आ रही है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो स्टोर्ड एनर्जी कैसे निकलेगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी से। ठीक है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं, स्टोर्ड एनर्जी निकाल लेते हैं। स्टोर्ड एनर्जी क्या आएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? mCp डेल्टा टी या dt, या कर्व टी लिख लो। mCp चेंज इन टेम्परेचर, m क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट,
Cp स्पेसिफिक हीट ऑफ द एलिमेंट इनटू में राइजिंग टेम्परेचर। इन चेंज इन इंटर एनर्जी क्या होती है? चेंज इन इंटर एनर्जी को डेल्टा से लिखते हैं, इसको लिखते हैं मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट इनटू, ये हो गया m, मास ऑफ द एलिमेंट इनटू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। ये चेंज इन इंटर एनर्जी का फॉर्मूला है, याद रखना। मटेरियल है ये, ठीक है। मटेरियल का लिखना m हो गया मास ऑफ द एलिमेंट, Cp हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ द एलिमेंट, और कर्ल T हो गया राइज इन टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर उसका बढ़ा, राइज इन टेम्परेचर, TMP टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं, वैसे इसको कर्ल टाउ से मल्टीप्लाई और कर्ल टाउ से डिवाइड करता हूँ। कर्ल टाउ से मल्टीप्लाई कर दिया और कर्ल टाउ से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मास क्या होता है, सबको पता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, मास की वैल्यू होगी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी एच डी, वॉल्यूम कितना आएगा, dx इंटू dy इंटू dz। बस अब ये वैल्यू मैं वापस इसमें डाल देता हूँ, तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी, s कितना आ जाएगा, मास की जगह रो इंटू dx इंटू dy इंटू dz, ये तो मास की वैल्यू आ गई, इंटू Cp, m की वैल्यू डाली, Cp की वैल्यू डाली, फिर ये कर्ल T अपॉन कर्ल टाउ इंटू कर्ल टाउ, या डी टाउ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, यानी इन तीन चीजों में से दो चीज निकल गई, S और G, अब A बचा, ठीक है। बस अब A पर और काम करते हैं, जैसे ये तो समझ में आ गया, ऐसे A भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। A की तरफ क्या चलते हैं, A है एक्यूमुलेशन। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, जैसे मेरे पास ये डिब्बा है, ठीक है, ये एक टाइम के लिए सपोज कर लो एक पैरेललोग्राम, एक क्यूब है, एक टाइम के लिए, इसमें तो 6 फेस है, एक ऊपर का सरफेस, एक नीचे का सरफेस, एक यहाँ से अगर मैं देखूं तो राइट का सरफेस, यहाँ से मैं देखूं तो लेफ्ट का सरफेस, आपकी तरफ से अलग लग रहा होगा, ये राइट ये लेफ्ट, पर आप समझो एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ये ऊपर ऊपर वाला, ये साइड वाला, ये साइड वाला, एक नीचे है और एक आगे है और एक पीछे, ऐसा कुछ है। यहाँ से कुछ हीट गई, यहाँ से निकली कुछ, तो कुछ इसमें जमा हो गई, 50 गई, 30 निकली, 20 एब्जॉर्ब हो गई, एक्यूमुलेशन हो गया, वो मैं कैसे निकालूंगा, ये मुझे खेल खेलना है। अगर मुझे ये पता हो कि यहाँ से कितनी गई है और यहाँ से कितनी निकली है, तो मैं पता लगा सकता हूँ ना कि कितनी इकट्ठी हुई है। मुझे जैसे पता है यहाँ से 50 गई, यहाँ से 30 निकली, तो मेरा पता लगा जब 20 इकट्ठी हुई, तो बस मुझे ये पता लगाना यहाँ से कितनी गई और यहाँ से कितनी निकली, फोरियर लॉ लगाऊंगा उसके लिए। अच्छा ये बताना, ये जो क्यूब है इसकी इस वाले फेस का एरिया कितना होगा, ये फेस नंबर 1 मान लो, ये फेस नंबर 2, इस वाले फेस का एरिया कितना होगा, एक तो ये डायमेंशन, एक ये डायमेंशन, ये क्या है z, ये क्या है y, तो dy इंटू डी जेड, और इसका एरिया क्या होगा, इसका भी तो dy इंटू डी जेड, सॉरी डी जेड इंटू डी वाई। इस वाले फेस का एरिया कितना होगा जो आपके आगे आगे दिख रहा है, दिस डायमेंशन इंटू दिस डायमेंशन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये क्या है dx, ये x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, और अंदर की तरफ z एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसे ऊपर ऐसे x एक्सिस, ऐसे अंदर की तरफ ये वाली z एक्सिस है, ये वाली। तो इस वाले फेस के लिए क्या होगा, dx इंटू dy। अच्छा अब इस ऊपर वाले फेस के लिए बताना, ये जो ये क्या है dz और ये क्या है dx, तो dx इंटू dz, समझ गए। तो अभी मैं पहले फेस नंबर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, फेस नंबर 1, ये जो आपका राइट या लेफ्ट जो भी आपको दिख रहा है, इस वाले फेस की बात कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे जो है, ठीक है। तो इस फेस का एरिया क्या होगा, एरिया जरा बताना, अभी बताया था डी जेड इंटू डी वाई, तो एरिया आ गया डी वाई इंटू डी जेड। अब मैं यहाँ फोरियर लॉ लगा रहा हूँ, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। फोरियर लॉ कहता है रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो आ रहा है इसमें, हीट डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ हीट का मतलब होता है हीट डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन मुझे हीट चाहिए तो मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं सिर्फ हीट निकाल रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है ना, फेस नंबर 1 एक्स एक्सिस का और फेस नंबर 2 भी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और डायमेंशन कितनी है इसकी, dx, एक फेस से दूसरे फेस के बीच का डिस्टेंस है dx, ये डिस्टेंस है बेटे dx इतना। तो मैं qx निकाल रहा हूँ, मैंने x y और z एक्सिस कर रहा हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी मान ली ky kx kz। मैंने क्या क्या किया, एक क्यूब लिया जिसकी डायमेंशन dx dy dz मान ली,
उसकी एक्स वाई जेड एक्सिस का लॉन्ग थर्मल कंडक्टिविटी मान ली के एक्स के वाई के जेड, ठीक है। उसके बाद ये दो चीजें निकाल ली, अब तीसरी एक्यूमुलेशन निकाल रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फर्स्ट फेज पे इनपुट कितना आएगा हीट का, इनपुट ऑफ हीट एट फर्स्ट फेज, इनपुट ऑफ हीट, इनपुट ऑफ हीट एट फर्स्ट फेज along x axis, input of heat at first phase along x axis कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स, के ए डी टी बाई डी एक्स होता है ना, के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो के एरिया कितना है, एरिया एक्स फर्स्ट फेज का एरिया कितना बताया मैंने, डी जेड इंटू डी वाई या डी वाई इंटू डी जेड, थर्मल कंडक्टिविटी एक्स एक्स के एक्स बताई, और ये कर्ल टी बाई कर्ल एक्स, लेकिन मैंने हीट बोला है, फोरियर लॉ में देता है हीट अपॉन टाइम। अगर मुझे सिर्फ हीट चाहिए, देखो हीट अपॉन टाइम देता है, अगर मुझे हीट चाहिए तो मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम से टाइम कट जाएगा, तो मैं डी टाउ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मुझे हीट मिल जाए। हाँ, अब एक कंसेप्ट और समझो, जैसे मान लो ये एक लेंथ है dx, यहाँ पर एक फंक्शन की वैल्यू है fx, ये f1 है, दोबारा लिख देता हूँ एक सेकेंड, f1 इज इक्वल्स टू में fx, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वैल्यू, मुझे इस पॉइंट पर वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की, तो क्या आएगी, कुछ नहीं करना, f2 आ रही है मान लो यहाँ पर वैल्यू, f2 कितनी आएगी, इनिशियल वैल्यू यानी fx प्लस fx का डिफरेंशिएशन, जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर्ल बाय कर्ल x और इनटू dx, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस बाद आप फंक्शन की वैल्यू देख रहे हो उससे मल्टीप्लाई, नहीं समझ में, दोबारा समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक dx लेंथ है कोई भी, उसके एक एंड पर फंक्शन की वैल्यू है fx, f1 नाम दे दिया उसको, दूसरे एंड पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी मुझे निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, पहले एंड पर जो फंक्शन की वैल्यू थी जमा पहले एंड पर जो फंक्शन की वैल्यू थी प्लस इसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जितने डिस्टेंस के बाद आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए, आपको dx डिस्टेंस के बाद फंक्शन की वैल्यू चाहिए, उससे मल्टीप्लाई, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस बोलते हैं, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस या इंक्रीमेंटल लेंथ, ठीक है, एक ही बात है। ऐसे ही कुछ ऐसा है, जैसे इस डबल थ्रू समझाता हूँ, यहाँ पर हीट qx है, तो यहाँ पर हीट कितनी होगी, qx जमा qx का डिफरेंशिएशन इनटू में इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, ये फेज 1 पर इनपुट है, फेज 2 से आउटपुट कितना आएगा, फेज 2 से आउटपुट कितना आएगा x एक्सिस के लॉन्ग, वो q डैश x मान लो, कितना आएगा qx प्लस qx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इनटू dx, नहीं दिख रहा, मैं लिखता हूँ से एक, ठीक है, क्या आएगा, यहाँ देखो q डैश x क्या आएगा, फेज 2 पर से कितनी हीट निकल रही है वो कैसे आएगी, qx जमा qx का डिफरेंशिएशन कर्ल बाय कर्ल x, qx का डिफरेंशिएशन इनटू में इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस बाद आपको हीट चाहिए, dx डायमेंशन के बाद तो दूसरा फेज है, तो पहले फेज पर हीट आई इतनी, ठीक है, और पहले फेज से हीट निकली, दूसरे फेज से हीट निकली इतनी, x एक्सिस के अलोंग पहले फेज पे हीट आई qx और q डैश x निकल गई, तो हीट इकट्ठी कितनी हुई, 50 माइनस 30, जितनी आई माइनस जितनी निकली उतनी तो इकट्ठी होगी। x एक्सिस का एक्यूमुलेशन कितना होगा, एक्यूमुलेशन यानी a लिख देता हूँ, a स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेशन, a अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस कितना आ जाएगा, घटा देता हूँ, qx माइनस q x डैश, ये तो qx ही है, इसकी वैल्यू मत डालो एक मिनट के लिए, यहाँ से कट जाएगा ना, इसकी वैल्यू डालोगे जब q डैश x की, माइनस qx माइनस कर्ल बाय कर्ल x qx इंटू dx, ये दोनों कट गए, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस कर्ल बाय कर्ल x, और qx की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लो, माइनस kx dy इंटू dz इंटू कर्ल t बाय कर्ल x और डी टाउ,
इंटू डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स 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 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो एक्स की टर्म आप बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब ये चीज बाहर नहीं निकाल सकते और ये चीज बाहर नहीं निकाल सकते। कर्ल बाय, बाकी सब निकाल लो, कर्ल बाय कर्ल एक्स के एक्स, कर्ल टी बाय कर्ल एक्स, और क्या बच गया डी वाई डी जेड, ये दोनों बाहर आ गए, डी टाउ भी बाहर आ गया और डी एक्स पहले से बाहर है, ये चीज आ गई। यानी कर्ल बाय कर्ल एक्स के एक्स, कर्ल टी बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल एक्स के एक्स, कर्ल टी बाय कर्ल एक्स, डी वाई डी जेड डी एक्स इंटू डी टाउ, यानी डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाउ। ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग कॉम्बिनेशन हुआ। सिमिलरली वाई एक्सिस का लॉन्ग कॉम्बिनेशन कितना होगा? हाँ हाँ बोलो। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना होगा? जहां जहां एक्स है वहां वाई लगा दो, यहाँ वाई यहाँ वाई यहाँ वाई, ये चीज एज इट इज। वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना होगा? कर्ल वाई के वाई कर्ल टी वाई कर्ल वाई और डी वाई डी एक्स डी जेड डी टाउ। जेड एक्सिस का लॉन्ग कॉम्बिनेशन कितना होगा? कर्ल वाई कर्ल जेड के जेड कर्ल टी वाई कर्ल जेड डी वाई डी एक्स डी जेड डी टाउ। ये आगे पीछे भी लिख सकते हो, डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब कैसे लिख लो, ये टाउ है। और टोटल कॉम्बिनेशन क्यूब में कितना हुआ? टोटल इकट्ठी कितनी हुई? दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को जोड़ दो, तीनों में से कॉमन क्या आएगा? ये चीज है ना। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ढंग से। ये सारी चीजें बस अब खत्म होने वाली है, बस एक सेकेंड की देरी है। एक्यूमुलेशन आ गया, टोटल ए की वैल्यू आ गई, क्या आई? डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, और अंदर आएगा कर्ल बाय कर्ल एक्स, यहाँ क्या आएगा? के एक्स कर्ल टी वाई कर्ल एक्स, फिर आएगा कर्ल बाय कर्ल वाई के वाई, फिर आएगा कर्ल टी वाई कर्ल वाई, फिर आएगा कर्ल बाय कर्ल जेड के जेड कर्ल टी वाई कर्ल जेड। ये चीजें आ गई, ये एक्यूमुलेशन है। और फॉर्मूला क्या था? S इज इक्वल्स टू जी प्लस ए की वैल्यू ये रही, S की वैल्यू इससे आगे लगा देता हूँ, S की वैल्यू क्या है? ये रही रो, इसको मिटा देता हूँ एक बार, इसके आगे क्या जोड़ना है? S इज इक्वल्स टू जी प्लस ए, जी भी ये है, जी की वैल्यू लगा दो, या मैं जी पीछे लिख दूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ S को, ठीक है। रो डी एक्स डी वाई डी जेड सी पी कर्ल टी वाई कर्ल टाउ इंटू कर्ल टाउ इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू ये रही और जी की वैल्यू ये रही, क्यू जी डी एक्स डी वाई डी जेड और डी टाउ, ठीक है। सारी जगह से कैंसिल क्या हो रहा है? डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, डी एक्स डी वाई डी जेड और डी टाउ। बचा क्या? रो सी पी कर्ल टी वाई कर्ल टाउ, यहाँ से रो बच गया, ये सी पी और ये चीज कर्ल टी वाई कर्ल टाउ, और यहाँ से क्या बच गया? सिर्फ क्यू जी, और यहाँ से क्या बच गया? ये सारा कर्ल वाई कर्ल एक्स के एक्स कर्ल टी वाई कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस कर्ल वाई कर्ल वाई के वाई कर्ल टी वाई कर्ल वाई प्लस कर्ल वाई कर्ल जेड के जेड कर्ल टी वाई कर्ल जेड, जेड है, ठीक है। जेड और टाउ में थोड़ा सा फर्क समझ लेना बस बढ़ाने में, बस अब कुछ नहीं, ये ही है जनरल इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन। अगर मैं हर डायरेक्शन में कांस्टेंट मान लेता हूँ, के एक्स के वाई के जेड को थर्मल कंडक्टिविटी को कांस्टेंट मान लेता हूँ के, तो कांस्टेंट डिफरेंशियल से बाहर जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी, तीनों में से कॉमन ले लो। अब मैं इसको आगे लिख देता हूँ, ये तीनों में से के बाहर आ गया, ये अंदर जाएगा तो डबल डिफरेंशिएशन, कर्ल स्क्वायर टी वाई कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी वाई कर्ल वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी वाई कर्ल जेड स्क्वायर, यही आपको याद रखनी है। प्लस ये जो है क्यू जी इज इक्वल्स टू में रो सी पी कर्ल टी वाई कर्ल टाउ, ठीक है। अब हर जगह के से डिवाइड कर दो, के से डिवाइड, के से डिवाइड, के से के कैंसिल, क्यू जी अपॉन के, ये क्या आ गया?
कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, इसका ऐसे लिख लो प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, टी है ना सबका, टी बाहर निकाल लो। इसे बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर, डेल्टा स्क्वायर से लिख देते हैं प्लस क्यू जी अपॉन के। हाँ एक चीज और अल्फा होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी टीडी, इसकी वैल्यू होती है टीसी अपॉन टीसीपी, थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन थर्मल कैपेसिटी, अल्फा इज इक्वल्स टू के अपॉन में रो सीपी। ये है थर्मल कैपेसिटी रो इंटू सीपी, डेंसिटी इंटू हीट कैपेसिटी, और के है थर्मल कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं अल्फा। तो ये देखो ये जस्ट इसका उल्टा है ना, इसको पलट दो तो अल्फा के नीचे 1 है तो 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा, और ये पलटोगे तो रो सीपी अपॉन के, यानी इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन अल्फा। इसे बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी, 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 ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय थर्मल कैपेसिटी। तो कुछ नहीं 1 बाय अल्फा कर्ल टी बाय कर्ल टाउ, यही जर्नल इक्वेशन है हीट कंडक्शन की, क्यू जी अपॉन के था। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल स्क्वायर टी प्लस में क्यू जी डिवाइड बाय के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा कर्ल टी बाय कर्ल टाउ। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस लगा देते हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, देखो मैं भी समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खत्म हो गया बस ये टॉपिक, बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ आपसे कोई हीट जनरेट नहीं हो रही, कोई हीट जनरेट नहीं हो रही, तो ये टर्म जीरो, तो इसको कैसे लिख दूंगा कर्ल स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा कर्ल टी बाय कर्ल टाउ, है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोरियर इक्वेशन, इसे बोलते हैं फोरियर इक्वेशन। जस्ट एक मिनट, इसे बोलते हैं फोरियर इक्वेशन। और अगर मैं ये कहूं कि कोई अब मैं ये कह दूं कि अगर स्टडी स्टेट है तो ऑल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। स्टडी स्टेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो हो रहा है और टाउ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट नोट कर लेना। अगर मैं स्टडी स्टेट कहता हूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में जितने भी डिफरेंशिएशन है सब जीरो हो जाएंगे। टाउ मतलब टाइम, टेम्परेचर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो, यानी इस चीज की वैल्यू जीरो, यहाँ जीरो पुट करोगे तो कर्ल स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू जीरो, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, इसे बोलते हैं लैपलेस इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, पहली आ गई आपकी फोरियर, फिर लैपलेस, एक पॉइसन इक्वेशन भी है। पॉइसन इक्वेशन में क्या करेंगे, उसमें हम कहेंगे कि स्टडी स्टेट है लेकिन हीट जनरेट हो रही है। अगर स्टडी स्टेट है तो ये टर्म तो जीरो, लेकिन हीट जनरेट हो रही है तो ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आएगी, यानी ये इक्वेशन आ जाएगी। इसे बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन। अगर नहीं दिख रही तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये ऐसी है कुछ, देखो कर्ल स्क्वायर टी प्लस में क्यू जी अपॉन के इज इक्वल्स टू जीरो, स्टडी स्टेट है लेकिन हीट जनरेट हो रही है, तो ये आती है पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, पी ओ आई आएगा, पी ओ आई डबल एस ओ एन, पॉइसन इक्वेशन, पी ओ आई पॉइसन जन इक्वेशन, पी ओ आई डबल एस ओ एन पॉइसन इक्वेशन। अब अगर मैं कहूँ मुझे ये इक्वेशन 1D में लिखनी है, ठीक है लिख देता हूँ, मैं कहूँ 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन बता दो, तो कुछ नहीं y और z की टर्म जीरो कर दो। 2D कहूँ तो कोई भी दो जीरो कर दो, y कोई भी दो एक जीरो कर दो, जैसे कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाय के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा कर्ल टी बाय कर्ल टाउ। मैं कहूँ ना 1 डायमेंशन की इक्वेशन लिखो, y और z की टर्म हटा दो, ये 1 डायमेंशन की इक्वेशन है। 2 की कहूँ तो x और y लिख दो, z हटा दो। अगर मैं 3D कहूँ तो z भी लिख दो, मतलब कोई भी दो लिख लो 2D में, या तो x और y या y और z या z और x। ठीक है, और फिर अगर मैं हीट सोर्स हटाऊं तो ये हटा दो, मैं स्टडी स्टेट लाऊं तो ये हटा दो। तो ये जर्नल इक्वेशन है हीट कंडक्शन की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी भी टॉपिक की वीडियो बनवानी है हीट ट्रांसफर में तो कमेंट में बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। और अगर समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा।